हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ैनिथ गुरु। तो आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आपने फेडरलिज्म के बारे में आप पहले भी जानते होंगे, जैसे कि हमने इसमें हमने क्लास 10 का चैप्टर 1 में हम देखा था पावर शेयरिंग वाला। उसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका का केस देखा था, किस तरीके से बेल्जियम में जो पावर है उसको शेयर की गई थी, लेकिन अगर देखिए श्रीलंका में वहाँ पर पावर शेयर नहीं की गई थी। तो इस तरीके से हम देखें फेडरलिज्म क्या होता है बेसिकली। तो फेडरलिज्म देखिए जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, फेडरलिज्म क्या एक बेसिकली एक आइडियोलॉजी भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि अगर आप देखोगे किसी भी वर्ड के आगे ISM लग जाता है तो वो एक आइडियोलॉजी होती है। ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। जो ISM लगता है किसी भी वर्ड के आगे तो वो कोई आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, जैसे कि अब जैसे फेडरलिज्म कहते हैं एक आइडियोलॉजी है जिसमें क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो पावर है वो डिवाइड होती है किसके बीच में, सेंट्रल और वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स है तो उसके अंदर डिवाइड होती है। तो मतलब हम इसको ऐसे बोलते हैं जो पावर है वो डिवाइड होती है 1 और 2 लेवल या 2 और मोर लेवल पे। तो जैसे कि फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, यूजुअली जो फेडरलिज्म होती है इसके 2 लेवल्स होते हैं, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, या लोकल लेवल भी हो सकता है। जैसे इंडिया में क्या है 3 लेवल होती है, मतलब 3 लेवल की गवर्नमेंट हमारे पास। फर्स्ट हमारा सेंट्रल लेवल आता है, सेकंड हमारा स्टेट लेवल आता है, थर्ड हमारा क्या आता है, थर्ड हमारा लोकल लेवल आता है। तो बेसिकली यूजुअली क्या होती है फेडरलिज्म 2 लेवल पे ही होती है। ज़्यादातर कंट्री में क्या होती है 2 लेवल पे होती है, लेकिन हमारे इंडिया में कितनी है 3 लेवल पे है, यानी 3 लेवल पे है। So usually a federation has 2 levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for few subjects of common national interest. जैसे एक जो एक लेवल होता है, यानी जो 1 लेवल जो वो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, जो पूरे कंट्री को यानी पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, उसके ऊपर डिसीजंस ले सकती है। जैसे कि डिफेंस हो गया, अब जैसे कि डिफेंस के अगर जो पूरे कंट्री इंटायर कंट्री के जो डिसीजन लेते हैं, जैसे डिफेंस की बात की मैंने अभी, तो डिफेंस हर कोई स्टेट अपनी अपनी डिफेंस तो नहीं कर सकता कि नहीं हम अपने पे अलग करेंगे, हम अपने पे अलग करेंगे, तो वो चीज़ें नहीं होती। तो इसमें क्या है, इसके ऊपर डिसाइड कौन करता है, इस पे डिसाइड कौन करता है, इस पे डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो पूरी इंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो कौन कर, उसके जो भी डिफेंस का हो गया या फॉरेन पॉलिसी हो गई या सिक्योरिटी की बात हुई, तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट्स जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे किसके पास होते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी के पास होते हैं। ठीक है, इस पे सारे जो डिसीजन वगैरह ये कौन लेता है, ये डिसीजन सारे सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। लेकिन फिर जो दूसरे लेवल पे आती है वो हमारी क्या होती है, स्टेट लेवल, यानी प्रोविंशियल लेवल की बात करें, द other government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administration ऑफ देयर स्टेट, यानी जो स्टेट जैसे इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, जैसे केरला हो गया, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार। ठीक है, इतने सारे जो स्टेट्स हैं। अब देखो ये पूरी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे इंटायर कंट्री का, तो मतलब हर उसके छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन को तो नहीं देख सकती ना, कि जैसे वो सारे स्टेट को लेके चल नहीं सकती। लेकिन जो सेंट्रल अथॉरिटी वो क्या करती है, जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं जो पूरे कंट्री के सिक्योरिटी के लिए होते हैं, यानी पूरे कंट्री के वेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो डिसीजंस वगैरह होते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। लेकिन एक स्टेट यानी एक जो स्टेट है जैसे कि यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरला, ठीक है, बहुत सारे हैं, तमिलनाडु, ये सारे जो स्टेट्स हैं इनके खुद की एक गवर्नमेंट होती है जो क्या करती है, उनके स्टेट जो होती है खुद स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है डे टू डे लाइफ की, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज वगैरह होते हैं, वो सारे कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, जो भी कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम हो या कोई लैंड से प्रॉब्लम हो या उस एरिया का कोई क्राइम हो, उस एरिया में कोई जो भी मतलब कुछ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है उस स्टेट के अंदर, तो उस स्टेट के लिए डिसीजन कौन लेता है, उस स्टेट के लिए डिसीजन लेती है स्टेट लेवल लेती है। यानी अगर वो उसके अपने मतलब इसमें बेसिकली बात ये है कि अपने जो रीजन के लिए कोई भी अपने जो अपने
उनको रिप्रेजेंट करती है, यानी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या होता है, अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जिसे हम एमपी बोलते हैं। वो हर एक अलग अलग स्टेट का जो वो सारे अपने अपने स्टेट की जो भी चीज़ें या इश्यूज है या कोई प्रॉब्लम्स है वो सारे वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वहाँ पे डिसीजन वगैरह होते हैं। तो उसी तरीके से जो स्टेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो कौन देखता है, स्टेट लेवल देखती है। और जो पूरे इंडिया के यानी पूरे इंटायर कंट्री के लिए जो डिसीजन लेता है वो कौन लेती है, सेंट्रल लेवल लेती है। ये था हमारा फेडरलिज्म। मतलब इसको अगर हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं किसके साथ, यूनिटरी के साथ देखते हैं। तो फेडरेशन और कंट्रास्ट विद द यूनिटरी गवर्नमेंट अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government। यानी यूनिटरी लेवल जो होते हैं, यानी जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, या तो जो पावर है वो सिर्फ एक लेवल भी होगी, यानी सिर्फ एक ही सिस्टम होगा, यानी सेंट्रल अथॉरिटी होगी, सेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है, या तो कुछ सबऑर्डिनेट जो होंगे वो उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन पास ऑन ऑर्डर टू प्रोविंशियस और द लोकल गवर्नमेंट। अब जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोई भी लॉ पास कर सकती है विदाउट एनी डिस्कशन, यानी उनके साथ कोई डिस्कस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, तो वो अपनी मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ पास करती है। लेकिन अगर हम फेडरेशन की बात करें तो उसमें ये नहीं होता, उसमें सबके साथ सबके पास पावर होती है, वो सब अपनी जो भी व्यूज़ है वो अपने रख सकते हैं। तो बट इन द फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग स्टेट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ करने के लिए उनको ऑर्डर नहीं दे सकती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी क्या होती है, कुछ पावर्स होती है जो कि इसकी खुद की होती है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, ये दोनों ही गवर्नमेंट क्या होती है, लोगों को आंसरेबल होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट कोई डिसीजन ले रही है तो उसको पहले सेंट्रल से मतलब उसको पूछना पड़ेगा कि मैं कोई जैसे कुछ डिसीजन, ऐसे नहीं कि सारे डिसीजन स्टेट खुद इंडिपेंडेंट ले सकती है, नहीं ले सकती है। कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो क्या करती है, सेंट्रल के साथ डिस्कस किए जाते हैं। अब सोच लो कि जो पावर है वो डिवाइड कैसे होती है, कि जैसे कि इंडिया के हम इंडिया से कंपेयर करते हैं सब कुछ, तो इंडिया में उसको एग्जांपल अप्लाई करते हैं कि इंडिया में क्या होता है, 3 लिस्ट होती है हमारे पास, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये 3 लिस्ट होती है, इसमें क्या होता है कि यूनियन लिस्ट में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पावर मतलब जो भी डिसीजंस वगैरह वो उस सब्जेक्ट पे लेती है, यानी यूनिटरी लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर क्या करती है, वो डिसीजन वगैरह ले सकती है। अब स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर जो डिसीजन वगैरह कौन ले सकता है, स्टेट ले सकता है, ठीक है। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें क्या होता है, दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं, जिसमें इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एक एजुकेशन, जो एजुकेशन जो होता है उसके ऊपर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके डिसीजन ले सकती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पावर को हमने क्या कर दी, लिस्ट में डिवाइड कर दी। तो इससे क्या हमारा फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है, जिसमें क्या है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी क्या कर रही है, उस पर ऑटोनोमस पावर नहीं है, यानी अपनी ऑटोनॉमी नहीं दिखा रही है एक पे, ठीक है, उसका डोमिनेंस नहीं दिखा पा रही। यहाँ पे क्योंकि पावर सेपरेट हो गया, यानी अलग अलग लेवल पे हो गई है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अच्छे से चलेगा, ठीक है। साथ में क्या होगा, एक जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो डोमिनेंस नहीं होगी, वो अगर वो एक ही अथॉरिटी रहती है, अगर एक ही रहता है तो वो किस में डिक्टेटरशिप में भी बदल सकता है, क्योंकि अगर उसको वो अगर किसी से आंसरेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह वो सेंट्रल को बता दिया, सेंट्रल जो है उसको नहीं सुनता या सारी डिसीजन वो खुद ले रहा होगा, तो इससे क्या होगा, जो स्टेट में जो लोग रह रहे हैं वो हैप्पी रहेंगे, नहीं रहेंगे, उनके प्रॉब्लम्स तो वही रहेंगी। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि फेडरेशन से क्या होता है, अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट होती है, तो वो उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते कि उसमें उस एरिया में क्या सिचुएशन है। जैसे कि अगर हम देखें कि 2 टाइप का मैंने देखा कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, लेकिन कुछ स्टेट लेवल में, अब स्टेट तो छोटा सा तो है नहीं, वो स्टेट भी बहुत बड़ा होगा, तो उस एरिया में कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ तक उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं सॉल्व हो रहे होंगे, तो उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या लेके आए थे, लोकल लेवल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज लेके आए थे। तो इससे क्या हुआ, हमने और आगे फेडरल स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हमने 3 लेवल देखे, क्या देखा हमने, सेंट्रल देखा, स्टेट देखा और लोकल लेवल पे देखा।
अब जो लोकल लेवल पे यानी जो पंचायती म्यूनिसपैलिटीज यही सब हम लेकर, ये क्यों लेके, ताकि उन एरिया के जो प्रॉब्लम्स है वो स्टेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो उस एरिया के प्रॉब्लम जो वो कौन सॉल्व करेगा, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो सॉल्व करेगी। तो ये क्या था हमारा फेडरलिज्म। तो यही आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया कि फेडरलिज्म क्या होता है।